नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी। आप सभी छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा ये व्याख्यान रेडियो नाटक पर है। ये आपके 8वें प्रश्न पत्र का जो 5वीं यूनिट है, 5वीं इकाई है, उसका एक टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो नाटक के अर्थ और उसके स्वरूप की। रेडियो नाटक किसे कहते हैं? तो बच्चों, रेडियो पर जो नाटक प्रसारित किए जाते हैं उन्हें रेडियो नाटक कहा जाता है। आज रेडियो नाटक एक स्वतंत्र विधा के रूप में अच्छी तरह स्थापित हो चुकी है। रेडियो नाटक ध्वनि और शब्दों का नाटकीय सामंजस्य है। इन्हें एक संश्लिष्ट शब्द चित्र माना जा सकता है, जिसमें संवाद, ध्वनि और संगीत से इस प्रकार का चित्र अंकित किया जाता है कि वो श्रोता के मानस पटल पर अंकित हो जाता है। रेडियो नाटक में श्रोता का सहज संबंध पात्रों के साथ स्थापित हो जाता है। कुछ शब्द, कुछ ध्वनियाँ श्रोता के मस्तिष्क से टकराती है और एक बिंब निर्मित करती है। कहने का मतलब यह है कि जब श्रोता नाटक को रेडियो पर सुनता है तो उसके मस्तिष्क में एक शब्द चित्र अंकित हो जाता है। उसे लगता है यह नाटक उसके सामने चल रहा है। कल्पना जागृत हो जाती है और नाटक के सारे पात्र मनोजगत में सामने आकर श्रोताओं को अभिभूत कर देते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो नाटक भी श्रव्य होते हैं। श्रव्य मतलब सुनाई देते हैं। उनमें ध्वनि की प्रधानता होती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रेडियो नाटक को इसीलिए ध्वनि नाटक कहते हैं। रेडियो नाटक को अंधे का सिनेमा भी कहा जाता है, जहाँ मात्र सुनकर दृश्य सुख की अनुभूति होती है। श्रोता कान को ही आँख बना लेते हैं और इस तरह से नाटक का रसास्वादन करते हैं। रेडियो नाटक शब्द, ध्वनि और संगीत का समन्वित रूप है। इसमें 3 रूप होते हैं। पहला उच्चारित जो शब्द होते हैं अथवा भाषा होती है, दूसरा ध्वनि प्रभाव होता है और तीसरा संगीत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पात्रों के जो कार्य व्यापार हैं, संवाद हैं, संगीत है, उनको कथा के सूत्र में पिरोकर रेडियो पर प्रस्तुत करना ही रेडियो नाटक कहलाता है। रेडियो नाटक ने एक लंबा सफ़र तय करके वो आज तक की स्थिति को पहुंचा है। आज वो एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। जब आकाशवाणी पर मनोरंजन के लिए नाटकों का प्रसारण शुरू हुआ था, तो जो साहित्य की प्रख्यात कृतियाँ थी, उनको तकनीक के माध्यम से जो प्रस्तुतकर्ता हुआ करते थे, वो आकाशवाणी पर प्रस्तुत किया करते थे। तो ऐसे में हिंदी और साथ ही अन्य भाषाओं की जो साहित्यिक कृतियाँ होती थी, उनका नाट्य रूपांतर करके आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाता था। लेकिन अब रेडियो पर यह विधा इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि नाटककार रेडियो नाटक की तकनीक को अपनाकर रेडियो के प्रसारण के लिए स्वतंत्र रूप से नाटकों का लेखन शुरू किया है और आज ये विधा अपने चरम उत्कर्ष पर है। आज रेडियो नाटककारों का अपना पृथक अस्तित्व है। बहुत ही अच्छे और स्तरीय नाटकों का लेखन हो रहा है। लेकिन फिर भी
अगर हम रंगमंचीय नाटकों की बात करते हैं तो रेडियो नाटक रंगमंचीय नाटक से बहुत अलग होते हैं। रंगमंचीय नाटक में दृश्य विधान होता है, जबकि रेडियो नाटक जो होता है उसमें ऐसा कोई दृश्य विधान नहीं होता है, क्योंकि ये केवल और केवल श्रव्य विधा है। रंगमंचीय नाटक के मंचन के लिए रंगमंच चाहिए, प्रेक्षागार चाहिए, खुला मंच होना चाहिए। उसके बाद उसमें रंग सज्जा होती है, रंग दीपन होता है, पात्रों की भी रूप सज्जा की जाती है, प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, नेपथ्य में संगीत भी चलता है। लेकिन अगर हम रेडियो नाटक की बात करते हैं तो इसका मंच होता है आकाशवाणी का स्टूडियो, जहां माइक के सामने कलाकार अपने वास्तविक अभिनय द्वारा नाटक की कथा वस्तु और नाटककार की कल्पना को सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे दर्शक नहीं, अनगिनत श्रोता होते हैं, क्योंकि ये दृश्य विधा नहीं है इसलिए इसमें दर्शक नहीं होते बल्कि श्रोता होते हैं। और इसका जो फलक होता है बहुत विस्तृत हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेडियो गांव-गांव तक, दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है। तो नाटक का प्रसारण जब होता है तो वो नाटक भी आम लोगों तक पहुंच सकता है, पहुंच जाता है। रेडियो सेट रेडियो नाटक का प्रेक्षागार होता है। नूतन शिल्प विधि के कारण अनेक विधाओं को अपनी गहनता में समेट लेने में ये जो रेडियो नाटक है वो पूरी तरह से समर्थ है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि रेडियो नाटक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है जो अपने चरमोत्कर्ष पर है, और रेडियो पर हम दिन प्रतिदिन इन रेडियो नाटकों का श्रवण करते हैं, कर सकते हैं। धन्यवाद।